चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीसी 12 का प्रश्न बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 1860 से 1890, यूनिट 3 का ये क्वेश्चन बनता है जो कि आपको पढ़ना है। तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। यदि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये नहीं सोचना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ तो मेरे को काम आएगा कि नहीं या नहीं आएगा। इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आप इतिहास विषय से पीजी कर रहे हैं या आने वाले समय में पीएचडी करना चाहते हैं, तो यदि आपको पैट का एग्ज़ाम देना है यूनिवर्सिटी के स्तर पे, तो ये मुख्य रूप से और निश्चित रूप से आपके काम आने लायक पढ़ाई है। आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपसे थ्योरी में लगता है और पूछेगा ही, इसलिए पीजी में तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन आज का टॉपिक रहने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय। किस तरीके से अमेरिका जो है विश्व शक्ति के रूप में सामने उभर कर आता है, इसी पे चर्चा की गई है इसमें। और तो चलिए, इस अध्याय में अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय के कारणों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ इस बात का भी वर्णन किया गया है इस अध्ययन में कि किस तरह से विभिन्न अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अपनी नीतियों के द्वारा अमेरिका को शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, और किस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल होकर युद्ध का माहौल एवं उसका क्या कर दिया, पक्ष बदल कर रख दिया। उसे शक्तिशाली होने का उदाहरण भी मिलता है। यानी इन नीतियों की वजह से अमेरिका किस तरीके से शक्तिशाली होता है, इस चीज़ की आपको अनुभव होगी कि किस तरीके से अमेरिका विश्व के सामने अपनी शक्ति को रख रहा है और किस तरीके से एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर सामने आ रहा है। इस पे आप करेंगे बात। विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय वस्तुतः उसकी भौगोलिक स्थिति, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें आप नोट करते जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्रोत की प्रचुरता, गतिशील व्यापारिक गतिविधियां एवं ऊर्जा का परिणाम था। कि गतिशीलता उसी समय देखने को मिलती है जब इंग्लैंड की प्राधीनता को उतार फेंका था। यानी एक समय अमेरिका भी इंग्लैंड की प्राधीनता यानी उसका गुलाम देश हुआ करता था। अमेरिकी लोगों में श्रेष्ठता, महानता की भावना जाग गई थी। यानी जब उस समय अंग्रेजों को वहाँ से निकाला गया, जब वो आज़ाद हुए, तो उनके अंदर श्रेष्ठता और महानता की भावना जाग गई। इसने अपनी स्वतंत्रता के पश्चात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से पृथकता की नीति अपनाई। जॉन एडम्स ने भी इस पृथकता की नीति को समर्थन करते हुए यह सलाह दी थी कि अमेरिका को यूरोपीय मामलों और युद्धों से अलग रहना चाहिए। किसने कहा था कि अमेरिका को यूरोपीय मामलों से अलग होना चाहिए था? तो जॉन एडम्स। इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे अमेरिका यूरोपीय मामलों और युद्ध से बचा रह सकता है और अपने स्वतंत्र व्यवहार का भी पालन कर सकता है। इसके बावजूद कालांतर के वर्षों में विश्व में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि अमेरिका को विश्व राजनीति का हिस्सा बनना पड़ा। ऐसा माहौल बन गया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद वो स्वतंत्र रूप से व्यवहार भी कर सकता था, और ऐसी स्थिति बन गई थी कि अमेरिका को जबरन उसमें पड़ना पड़ा था। जैसे कि विश्व युद्ध के बाद आप देख सकते हैं, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भी उसकी भूमिका को आप देख सकते हैं। चलिए, अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय के पीछे कई कारण कार्य कर रहे थे। पहला, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी लेखक रूडयार्ड किपलिंग के अंध महाद्वीपीय अफ्रीकी के विस्तृत भूसंपदा
रहस्योद्घाटन और लेखों ने यूरोपीय शक्ति के बीच एक नई साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर दी। अमेरिका में इस हलचल का प्रभाव पड़ना लाजमी था। अब सुरक्षा और शक्ति की आवश्यकताएं या विविधताओं से अलग नव साम्राज्यवादी होड़ में अमेरिका भी भाग लेने की दलील वहां के विशिष्ट लोगों द्वारा दी जाने लगी। 1889 में बेंजामिन हैरिसन ने प्रशांत महासागर में अमेरिका की शक्ति स्थापित करने और इस क्षेत्र को अन्य शक्तियों के हाथ में ना जाने देने का सुझाव दिया। इसी प्रकार पनामा नहर की सुरक्षा के लिए साम्राज्यवादी नीति अपनाने से नहीं हिचकने की बात भी वहाँ की जाने लगी। यहाँ के समाचार पत्रों में भी इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि अमेरिका को साम्राज्यवाद की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। ओवरलैंड मंथली के संपादकीय में कहा गया कि महाद्वीप को जीतने में अमेरिका के लोगों को एक शताब्दी तक पर्याप्त रूप से अपना घर व्यस्त रखा, परंतु अब महाद्वीप जीता जा चुका है। यानी कि किस तरीके से एक शताब्दी तक अमेरिका को अपने घर को ही गुलाम के रूप में रखा गया था, उसी के विषय में कही जा रही है। अब नए विश्व को जीतने की प्रतीक्षा में अब अमेरिका के लोग जब आज़ाद हो चुके हैं तो वो कह रहे हैं कि अब हम विश्व को जीतने की ओर हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव अमेरिका में भी पड़ा। इस समय जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों की शक्ति तेजी से इजाफा हुआ। उसी समय लगभग जर्मनी, इटली, जापान इन सारी देशों की क्या हो रही थी, शक्तियाँ बढ़ रही थी। इससे इंग्लैंड, जो अभी तक सामुद्रिक शक्ति का बादशाह बना हुआ था, उसको समुद्र में चुनौती देने के काम अमेरिका करने लगा। किस अमेरिका पर भी पड़ा। चूंकि ब्रिटेन और अमेरिका की मित्रता प्रगाढ़ थी, यानी मित्रता भी हो चुकी थी, और ब्रिटेन द्वारा पश्चिमी गोलार्ध में कोई संकट पैदा न किए जाने से अमेरिका विश्व राजनीति से अलग रह सकता था। यानी कि लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं रही। जर्मनी की नाविक शक्ति जब तेजी से वृद्धि हुआ और सुदूर पूर्व में भी जापान का प्रमुख एशियाई शक्ति के रूप में उदय हुआ, तब उसकी एशियाई तथा प्रशांत महासागरीय महत्वाकांक्षाएं अमेरिका को भविष्य में एक खतरे के संकेत देने लगी थी। यानी अब जर्मनी की भी शक्ति क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। उससे अमेरिका को भी क्या हुआ, डर लगने लगा था। इन प्रश्नों के उत्पन्न होने के कारण अमेरिका भी प्रशांत महासागर में अपने सुरक्षा केंद्रों की स्थापना और सुदूर पूर्व राजनीति में विशेष भूमिका के लिए प्रेरित हुआ, ताकि विश्व शक्ति संतुलन बना रह सके। अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय का एक अन्य प्रमुख कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक प्रगति को भी माना जाता है। यानी अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में बढ़ रहा है, तो उसमें वहाँ की क्या हुई, औद्योगिक प्रगति भी सामने आती है। जैसे इंग्लैंड में भी औद्योगिक जब क्रांति हुई तो इंग्लैंड किस तरीके से आगे भी बढ़ा और उससे कई सारे नुकसान भी हुई। जब आप उसकी अध्ययन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात अमेरिका में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ, परंतु इसका एक नकारात्मक परिणाम यह भी हुआ कि अनावश्यक अतिरिक्त उत्पादन और असंतुलित आर्थिक व्यवहार ने जो असमान आर्थिक प्रगति को उसने अनिर्दिष्ट सूखे, अकाल, भयानक आंधियों और कीट आतंक जैसे समस्याओं को क्या किया, जन्म दिया। ये इंग्लैंड में भी हुआ था एक समय। प्राकृतिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के अनिश्चितता से जुड़ी अनेक घरेलू संकट पैदा हुआ। परिणाम स्वरूप
अमेरिका में श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन और मुद्रा संकट के अतिरिक्त वस्तुओं की कमी होने से उनके मूल्यों में लगातार आने वाली गिरावट और आर्थिक मंदी ने अमेरिकी राजनीतिक और सरकार को जनता का ध्यान ध्यान से ध्यान ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विषय की ओर केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जिसमें अधिकांश लोग लाभ की आशा करते हैं और जो उनकी परंपरागत गौरव की भावना और तुष्टि प्रदान कर सकता है। उद्योगपतियों ने भी सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए, ताकि वे अपने माल को विश्व बाजार में सुगमता से बेच सके। यानी अगर अमेरिका में नहीं ज़्यादा खपत हो रही है तो हमें विश्व की ओर आगे बढ़ाइए, जिससे हम अपने सामान को क्या कर सके, बेच सके। इसके कारण अमेरिकी सरकार भी साम्राज्यवादी नीति अपनाने को विवश हुई। यानी जब किसी सरकार को ये कहा जाए और सरकार इसके लिए बाध्य होकर दूसरे देशों में व्यापार कर रही है, तो व्यापार के साथ जिस तरीके से अंग्रेज साम्राज्यवाद की तरफ उन्मुख हुआ था, वही बात यहाँ भी हो रही है। अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उदय एक अन्य प्रमुख कारण नौसेना में तेजी से विकसित विकास को भी माना जाता है। यानी आपको उस समय यदि व्यापार करना है तो आपके पास नौसेना होना चाहिए, और ये अमेरिका के पास भी क्या हुआ, शुरू हुआ। शुरुआती दौर में अमेरिकी नौसेना काफ़ी कमज़ोर मानी जाती थी, लेकिन जब पनामा नहर के निर्माण के प्रश्न पर इंग्लैंड से हुई क्षणिक विवाद एवं जर्मनी की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति से चिंतित होकर अमेरिका भी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अपने नौसेना के विकास एवं संगठित करने का क्या किया, प्रयास शुरू कर दिया। पनामा नहर के विवाद के बाद 1881 ईस्वी में युद्धपोतों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। 1890 में नेवल पॉलिसी बोर्ड का गठन किया गया। इसके कारण 1898 ईस्वी तक विश्व की प्रमुख नौसैनिक शक्तियों में अमेरिका 5वें स्थान पर आ गया तथा 1900 ईस्वी तक तीसरे स्थान पर पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब नौसैनिक का गठन हुआ, जब उसका विस्तार हुआ, तो 1900 ईस्वी तक वो विश्व के तीसरे स्थान पे आ चुका है। सैनिक शक्ति का सीधा संबंध नए नौसैनिक अड्डे की स्थापना या उन पर नियंत्रण प्राप्त करने से था। फिलीपाइन और हवाई द्वीप पर अधिकार किया जाना इसी का परिणाम था। अमेरिकी साम्राज्यवादी और विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका के उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में प्रतिपादित नई मैनिफेस्टनी डिसेंटनी के सिद्धांत ने विशेष भूमिका निभाई। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की व्यवहारिक आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं ने तूल पकड़ा। 19वीं सदी में उनकी इस भावना को बल देने में सामाजिक डार्विनवाद का प्रमुख हाथ था, जिसके अनुसार वही प्रजाति विश्व का नेतृत्व और उस पर नियंत्रण रखने में सफल होती है जिसने आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को ठोस से समझा हो और जिसने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया हो जो पुरातन और समाप्त हो रही हो, सभ्यताओं की विस्थापित करने की सामर्थ्य रखती है। प्रजातिगत महानता, नवीन सभ्यता, ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आगे देखने को मिलेगा कि इसके निर्माण में विस्तार की भावना ने भी अमेरिका को विश्व शक्ति के रूप में उदय में प्रमुख भूमिका निभाई। ब्रिटेन अमेरिकी लोग यह मानते थे कि वे लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किए हैं और इसे पूरे विश्व में लागू करना है। उस समय के दार्शनिक भी इस बात पर जोर दे रहे थे। जोसिया स्ट्रॉन्ग्स ने 1885 ईस्वी में आवर कंट्री नामक किताब को प्रकाशित कर इस बात पर जोर दिया कि एंग्लो साक्सों
के हाथों में मनुष्य मात्र की नीति है और यूनाइटेड स्टेट की को ही इस प्रजाति का गढ़, इसकी शक्ति का प्रधान आधार और इसके प्रभाव का महान केंद्र बनाना था। इसने यह भी नारा दिया कि जैसे अमेरिका चलेगा वैसा ही दुनिया चलेगी। राष्ट्रीय सम्मान और आदर की भावना का प्रबल होना भी अमेरिका को विश्व शक्ति के रूप में उदय होने का मार्ग प्रशस्त किया। यह सही है कि साम्राज्यवादी देश का उद्देश्य भले ही एक न रहा हो, लेकिन वे सभी देश की प्रतिष्ठता और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वे मात्र आर्थिक लाभ से प्रेरित नहीं थे, बल्कि एफाडोल्स के अनुसार वे अमेरिका को एक व्यापारिक और निर्माताओं की देश से अधिक कुछ और देखना चाहते थे, और रूजवेल्ट जैसे लोगों के लिए ऐसे किसी चीज़ के लिए जो कि भौतिक लाभ से बड़े हो, युद्ध करना भी बुरा नहीं था। यानी यदि भौतिक भौतिक लाभ की बात करनी है, जब भौतिक लाभ की बात आएगी तो युद्ध करना भी उसके लिए कुछ नहीं है। इनका यह भी कहना था कि हम अपने देश को अपने भूत से भी महान बनाने पर तुले हैं। देशों में हमारा स्थान महान होना चाहिए, या तो हमें महान असफलता मिलेगी या महान सफलता। इस तरह अमेरिकी सर्वप्रथम कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसने विश्व की परिस्थितियों को समझते हुए, अपने हितों को देखते हुए विश्व की राजनीति में दखल देना शुरू किया, और यह अपने आप को एक महत्वपूर्ण देश के रूप में क्या किया, स्थापित किया। तो इतनी सी बात थी। आप देखें कि किस तरीके से अमेरिका विश्व के सामने अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके आगे बढ़ा, और इसमें वो भरकर सफल भी होता है। इसलिए आप भी अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए, पीजी में अच्छे नंबर लाइए, अच्छे मार्क्स लाइए, कि आपके लिए आगे चल के बहुत काम करेगी। और यदि आप पीजी करने के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तब तो इसे पढ़ना ज़रूर अच्छा आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए चलिए, थैंक यू। और इसमें थोड़ी बहुत कुछ कमियां रह गई हैं, जिसे मैं भी देख पा रहा हूँ। अगर इसमें जो मेरे से होती है सुधार मैं करूँगा। और ये मेरी पहली क्लास थी, इसलिए कुछ अभी प्रैक्टिस नहीं है कि किस तरीके से ये पेन को लेके पढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी जैसे ही हो जाएगी सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का।